Section में 123 we are going to discuss physics MCQs और 123 का आइडिया क्या है। 123 कहता है एनर्जी इमिटेड एज फोटॉन इज दिस वन। आपने फोटॉन की फ्रीक्वेंसी बतानी है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन इज एनर्जी डिवाइड बाय प्लैंक कांस्टेंट। जानते हो ना, फ्रीक्वेंसी के बराबर है। सो माय डियर स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एनर्जी कितनी गिवन है 6.63 10⁻⁷। प्लैंक कांस्टेंट 6.63 10⁻⁻34। ये और ये कैंसल। द फ्रीक्वेंसी इज 10 का पावर 41 हर्ट्ज एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 124 में क्या है, ये कह रहा है कि 3/6 डीके हो गया, 3/6 खत्म हो गया। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का 3/6 खत्म हो गया, यानी 6 में 3 चले गए, जाया हो गए न्यूक्लियाई। और इसने टाइम लिया 12 आवर्स। कितने आवर्स? इसने टाइम लिया 12 आवर्स। मैं आगे डिस्कस करने से पहले आपको हाफ लाइफ का बता दूं। आप बताएं, जब 6 न्यूक्लियाई थे और उसमें 3 जो है वो जाया हो गए, तो ये हाफ है ना। 6 में 3 मीन हाफ, और हाफ का टाइम इज हाफ लाइफ। हाफ का टाइम इज, तो इट मीन के बातों बातों में हमें ये बताया गया है कि इस क्वेश्चन में आप हाफ लाइफ की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हो, 12 आवर। अच्छा आगे सुने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर 6/3 12 घंटे लेता है, तो इसका मतलब है कि आधी मिकदार 12 घंटों में जाया हुई, तो हाफ लाइफ 12 है। आपसे कहते हैं कि 24 आवर में कौन सा रेशो अनडीके होगा। 24 आवर में कौन सा रेशो अनडीके होगा? बहुत आसान है, सिर्फ ये देखिए कि 24 आवर में कितने हाफ लाइफ बनते हैं। कितने हाफ लाइफ बनते हैं? शाबाश। हाउ मेनी हाफ लाइफ आर देयर इन 24 आवर्स? 2, बिकॉज एक हाफ लाइफ कितने का है? योर हाफ लाइफ द 12 आवर्स है। इफ वन हाफ लाइफ इज ऑफ 12 आवर्स, सो माय डियर स्टूडेंट 24 आवर कंटेन्स, आप कहें सर 2 हाफ लाइफ की बात कर रहे हो। एक एक ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, बी भी गलत है, ए ठीक है, यानी करेक्ट आंसर है 25/100। अब ये क्यों ठीक है, तो पहले मैं गलत को एक्सप्लेन कर लेता हूं। ये बी गलत है, तो क्यों गलत है? क्योंकि बी में इन्होंने दिया है 50 डिवाइड बाय, इट मींस कि जब 100 से स्टार्ट करोगे और 50 पर आके रुकोगे, तो ये सिर्फ एक हाफ लाइफ गुजरेगा। कितना हाफ लाइफ गुजरेगा? और हमें जो टाइम दिया है वो एक हाफ लाइफ का नहीं है। कितने का है? 2 का है। और 2 हाफ लाइफ इसी में एडजस्ट होते हैं कि 100 से शुरू हो गए तो 50 तक ये एक हाफ लाइफ, और 50 से 25 तक ये, तो इट मीन 25/100 का मतलब है कि कितना टाइम गुजरा है? 2 हाफ लाइफ। और यहाँ 2 हाफ लाइफ मीन कितना टाइम है? 24 आवर्स। सो देयरफॉर 24 आवर इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आ गई है? 24 आवर में ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि इस ऑप्शन में 2 हाफ लाइफ गुजरते हैं, बाकी किसी भी ऑप्शन में 2 हाफ लाइफ नहीं गुजरते। उम्मीद है आप समझ गए। 130 that's all. 125 और 125 है, द एनर्जी कम्स फ्रॉम सन इज मेनली एग्जिस्ट इन रेडिएशन। द एनर्जी फ्रॉम सन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। 126 ये है द रेडिएशन विच डज नॉट प्रोड्यूस स्पार्क ऑन फ्लोरेसेंट स्क्रीन। याद रखना, जिस पर चार्ज नहीं होगा वो स्पार्क पैदा नहीं करेगा, लेकिन इन तीनों पर चार्ज है, so therefore none of these। करेक्ट आंसर क्या होगा? What is the principle, और करें, what is the principle of spark on fluorescent screen? फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर स्पार्क किस चीज से बनता है? The neutralization of charges। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, ये सामने दीवार फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, फर्ज करो सामने दीवार फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, आप एक चार्ज पार्टिकल उस पर फेंकते हो, जैसे ही टकराता है स्पार्क डेवलप करता है। तो ये स्पार्क कहां से पैदा होता है? याद रखना, फ्लोरेसेंट स्क्रीन इज अ कंबाइंड फॉर्मेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो जब आप उस पर नेगेटिव फेंकते हो, वो अपना पॉजिटिव सामने कर देता है। तो स्क्रीन का पॉजिटिव और पार्टिकल का नेगेटिव मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, और क्या हो जाता है? स्पार्क बन जाता है। अगर आप उस पर पॉजिटिव फेंकते हो तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन अपना नेगेटिव आगे करता है,
और आपके पार्टिकल का पॉजिटिव और स्क्रीन का नेगेटिव एक बार फिर एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज। तो क्या पैदा होता है, शाबाश, स्पार्क पैदा होता है वंस अगेन। और अगर आप न्यूट्रल पार्टिकल फेंकोगे तो स्क्रीन पर तो नेगेटिव चार्जेस या पॉजिटिव है, लेकिन आपके पार्टिकल में चार्ज, तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, तो स्पार्क पैदा नहीं होगा। द प्रिंसिपल ऑफ स्पार्क ऑन फ्लोरेसेंट स्क्रीन इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फर्दरमोर 127 क्या कहता है, which radiations are used to find bone fractures? gamma rays are used। 128 x-rays are used। और 128 जो है the energy of electron in second excited state। तो second excited किसे कहते हैं, it is third orbit। और E3 होता है minus E0 divided by 3 square। so it is minus E0 divided by 9 and the correct option in the given question is 128 में C है। 129 पे हम बात करने वाले हैं। 129 क्या कह रहा है, अच्छा इसमें कौन से पार्टिकल इमिट हुए हैं। आपसे कहा गया है कि X एक पेरेंट न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर Z है और एटॉमिक मास A है। अगर ये Y में कन्वर्ट हुआ है और एटॉमिक नंबर Z-3 और ये A-4 है, तो बताओ कि दो पार्टिकल्स कौन से होंगे जो ये रिएक्शन को करेक्ट करेगा। तो सिंपल एक एक ऑप्शन चेक करें। तरीका क्या है, शाबाश, मेथड क्या है, एक एक ऑप्शन को उठाकर चेक करें। जिस ऑप्शन से लेफ्ट और राइट के टोटल एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बैलेंस, वही ठीक है, बाकी गलत है। और करेक्ट ऑप्शन है सी। सी क्यों है, क्योंकि अगर मैं एक अल्फा लगाऊंगा और एक पॉजिटिव बीटा लगाऊंगा तो इससे लेफ्ट और राइट के सब कुछ बैलेंस हो जाते हैं। इधर क्या है, शाबाश, Z, और इधर देखिए Z-3 + 2 + 1, तो इट मीन इससे भी क्या आता है, तो देखो एटॉमिक नंबर बैलेंस होता है। एटॉमिक मास बैलेंस करें, शाबाश, राइट साइड पे आता है A-4 + 4 + 0, तो ये क्या हो जाता है, इट मीन के वाकई में एक पार्टिकल अल्फा होगा और दूसरा पार्टिकल बीटा पॉजिटिव होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। 130 on the board। 130 सवाई, if we one ionize electron from first orbit and we two ionize electron from second orbit, तो कौन सा रिलेशन होगा। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से निकालना आसान है या सेकंड ऑर्बिट से निकालना आसान है, फर्स्ट से। हाँ, आसान का कह रहा हूं, मुश्किल का नहीं। मुश्किल है फर्स्ट से और आसान है सेकंड से, थर्ड से और भी आसान। इट मीन के फर्स्ट ऑर्बिट का आयोनाइजेशन ज्यादा और सेकंड ऑर्बिट का आयोनाइजेशन, सेकंड का आयोनाइजेशन ज्यादा और थर्ड का, लिहाजा द करेक्ट रिलेशन इज V1 इज ग्रेटर देन V2। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। 131 हमारी डिस्कशन में, और 131 है एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5h/π। अगर एंगुलर मोमेंटम 5h/π है तो आप बताएं कौन सा ऑर्बिट है, 10 है। आसान बात यह है कि बोर कहता है, बोर मॉडल कहता है कि L इज इक्वल टू कॉफिशिएंट, मैं कॉफिशिएंट लिख लेता हूं, कॉफिशिएंट ऑफ H/2π, यानी जो भी H डिवाइड बाय 2π का कॉफिशिएंट आएगा वही ऑर्बिट होगा। वही क्या होगा, वही ऑर्बिट होगा। द कॉफिशिएंट ऑफ H/2π रिप्रेजेंट्स ऑर्बिट। द कॉफिशिएंट ऑफ H/2π रिप्रेजेंट्स ऑर्बिट। तो मैं इधर 2π लाना चाहता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 × 2 H डिवाइड बाय 2π। नीचे भी 2 लगा दिया, ऊपर भी 2 लगा दिया, 5 2 क्या बना, 10, और H/2π। So if 10 is the coefficient of H/2π, so 10 is the orbit। ऑर्बिट क्या होगा, ये 10 होगा। 131 में करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन ए है। 132 पे बात कर रहा हूं, द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट। सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट में स्पीड का रेशियो क्या है, तो V इन सेकेंड एंड V इन थर्ड। तब सदा पतस्ता, बॉडी जितना सेंटर के करीब आती है स्पीड ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, रीजन जानते हो, क्योंकि करीब आने से पोटेंशियल कम और काइनेटिक ज्यादा, और दूर जाने से पोटेंशियल ज्यादा और काइनेटिक, लिहाजा जो ऑर्बिट दूर है वहां स्पीड कम होगा। लिहाजा V2 जो है वो ज्यादा वाला है और V1 जो है वो कम वाला, और ज्यादा बाय कम इज ऑलवेज ग्रेटर देन, it is always greater than 1 and the correct option in 132 my dear students, it is option B। ठीक है,
नाउ लेट मी डिस्कस, हम डिस्कस करने वाले हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 10वें क्वेश्चन 133 को आप देखें और 133 कहता है क्या, डीके कांस्टेंट इज दिस रिलेटेड विद, गुड, आप जानते हैं कि डीके कांस्टेंट 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ। अगर ये रिलेशन आपको पता है तो इट मीन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, वाई, व्हाट्स द रीजन, शाबाश, वाई दे आर इनवर्सली रिलेटेड। एक मिनट लाउड बोले प्लीज। नहीं करता, और हाफ लाइफ डीके कांस्टेंट पर नहीं डिपेंड करता, दोनों किस पे डिपेंड करते हैं आप इस पे डिपेंड नहीं करते और नेचर पे डिपेंड करते हैं जी। डी क्यों होगा, इधर देखिए प्लीज, ये इज नॉट फॉर सिंगल एलिमेंट, द रिलेशन इज यूज फॉर डिफरेंट एलिमेंट, समझ आ रही है। डिफरेंट एलिमेंट यानी ये यूरेनियम पे अप्लाई करो, फिर यही रिलेशन थोरियम पे अप्लाई करो, फिर यही रिलेशन रेडियम पर अप्लाई करो, फिर यही रिलेशन प्लूटोनियम पर अप्लाई करो, तो सब के इस रिलेशन में, बात कौन कर रही थी, हाँ आप हैं, इन सब में 0.693 क्या रहेगा, सेम, और इन सब में जिसका डीके कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका हाफ लाइफ आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा, समझ गए हो। तो फॉर अ सिंगल एलिमेंट डीके कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ इज अ कांस्टेंट, तो फिर कहो कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। बट इफ यू आर कंपेयरिंग डिफरेंट एलिमेंट्स, सो इन डिफरेंट एलिमेंट इन दिस इक्वेशन दिस विल रिमेन कांस्टेंट, और जिसका डीके कांस्टेंट ज्यादा होगा वहां आपको हाफ लाइफ कम मिलेगा, और जिसका डीके कांस्टेंट कम होगा उसका हाफ लाइफ क्या होगा, समझ आ गई है। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। बट वाई डीके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ आर रिवर्सली, क्यों है, शाबाश, डीके कांस्टेंट डिस्टर्बेंस की वैल्यू है, किस चीज की वैल्यू है, और डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा तो इमिशन जल्दी होगा, और इमिशन जल्दी होगा तो टाइम कम लगेगा, तो हाफ लाइफ छोटा रहेगा, और अगर डिस्टर्बेंस कम होगा तो डीके स्लो होगा, डीके स्लो होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम ज्यादा लगेगा तो हाफ लाइफ ज्यादा होगा। अब लास्ट, बस लास्ट क्वेश्चन करता हूं, आगे बढ़ते हैं, सिर्फ लास्ट मुझे ऑप्शन चाहिए प्लीज। डीके कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स व्हाट, आपने कहा इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, डिस्टर्बेंस, डीके कांस्टेंट रिप्रेजेंट डिस्टर्बेंस, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कौन सा, ऑप्शन ए, ऑफ ऑल न्यूक्लियाई फॉर वन न्यूक्लियस, ऑप्शन बी, ऑफ वन न्यूक्लियस फॉर अदर न्यूक्लियस, of one nucleus for all other nuclei, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ। हाँ बोले, शाबाश, आई नीड योर रिस्पॉन्स प्लीज। डीके कांस्टेंट का ये डिस्टर्बेंस है, अगर ये डिस्टर्बेंस है तो कौन सा, ये हॉल रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ठीक, आप सब इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियाई हैं, यहां एक पार्टिकुलर डिस्टर्बेंस का नाम डीके कांस्टेंट है, वो इस हॉल का डीके कांस्टेंट कहलाएगा, वो एक डिस्टर्बेंस है। मैंने ऑप्शन रखे कौन सा डिस्टर्बेंस है, गौर करें, ये सारे न्यूक्लियाई मिलकर इस एक न्यूक्लियस को जितना डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस डिस्टर्बेंस को डीके कांस्टेंट कहते हैं, या ये एक न्यूक्लियस इस एक न्यूक्लियस को डिस्टर्ब कर रहा है, ये डीके कांस्टेंट है, या ये एक अकेला इन सब को डिस्टर्ब कर रहा है, ये डीके कांस्टेंट है। याद रखना, डीके कांस्टेंट रिप्रेजेंट द डिस्टर्बेंस ऑफ वन फॉर अदर, वन फॉर, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस को कितना डिस्टर्ब करता है, दैट इज डीके कांस्टेंट। सो इट इज द डिस्टर्बेंस ऑफ वन न्यूक्लियस फॉर अदर न्यूक्लियस, इट इज द डिस्टर्बेंस बिटवीन टू पेयर ऑफ न्यूक्लियाई, और यही वजह है, अगर ये एक न्यूक्लियस का सारे के लिए या सबका एक के लिए होता, कॉमन सेंस है, सिंपल सा, अभी आप समझ जाओगे कि हाँ सर बात तो ठीक है। अगर यूरेनियम के 1000 न्यूक्लियाई हो और यूरेनियम के 500 न्यूक्लियाई हो,
लेकिन दोनों का डीके कांस्टेंट क्या होता है? क्यों सेम होता है? क्योंकि एक न्यूक्लियस का दूसरे के लिए डिस्टर्बेंस शो करते हैं। अगर टोटल का एक के लिए होता तो हजारों का डिस्टर्बेंस ज्यादा होता और 500 का डिस्टर्बेंस, समझ गए हो ना? तो डीके कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन या फाइनल कंसंट्रेशन पे डिपेंड, तो वो कम हो या ज्यादा, बस यूरेनियम का एक न्यूक्लियस अपने नेबर में, पड़ोस में दूसरे न्यूक्लियस को कितना डिस्टर्ब करता है, इट इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट। अगर ये डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा तो यूरेनियम का हाफ लाइफ कम होगा, और अगर ये डिस्टर्बेंस कम होगा तो यूरेनियम का हाफ लाइफ ज्यादा होगा। आप समझ गए हो? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। लेट मी प्रोसीड प्लीज, वन नॉट टू डिस्कस इट मोर। एंड 134 बोलिए। मैंने सुना ही नहीं आपने क्या बोला। सही बात है, बहुत कम, सिर्फ सिवाय अल्फा के कुछ सुनाई नहीं दिया। लाउड बोले प्लीज। यानी आप कह रहे हो कि ये ठीक होना चाहिए? ये गलत है, ये डीके कांस्टेंट नहीं है। सिंपल सी बात है, मैं आधी बात समझा हूं, लेकिन मैं अपनी बात रिपीट कर सकता हूं। ये पूरा हाल आप सब न्यूक्लियाई से भरा है और फिर भी डीके कांस्टेंट 5 है। इस 5 का मतलब ये नहीं है कि आप सब एक को कितना डिस्टर्ब कर रहे हो। इसका मतलब है कि जितने भी न्यूक्लियाई हैं उन एनी 2 के दरमियान डिस्टर्बेंस 5 है। एनी 2 के दरमियान डिस्टर्बेंस, तो चाहे वहां पर 2000 हो तो यहाँ 2 के दरमियान डिस्टर्बेंस 5 है, चाहे ये 1000 होते इन 2 के दरमियान डिस्टर्बेंस 5 है। एक का डिस्टर्बेंस दूसरे के लिए, समझ गए हो? नहीं, बाहर डिस्कस कर लेते हैं। सही है, लेट मी प्रोसीड प्लीज। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है? कम क्वेश्चन है, 134 कह रहा है रेडिएटिव सैंपल 25% रह गया, कितने हाफ लाइफ गुजरे हैं? तो बच्चे भी समझते हैं कि सर 100 से 50 और 50 से 25, तो एक हाफ लाइफ ये है, एक ये है, तो टोटल हाफ लाइफ 2t हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 135, विच इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन? तो भाई आप जानते हैं कि फोटॉन की एनर्जी होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहां कहा है कि वर्क फंक्शन 6 है और ये 4, तो इट इज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 136 तो भाई अनस्टेबल न्यूक्लियाई एमिट अल्फा पार्टिकल, तो क्वांटिटी विच विल बी चेंज मैक्सिमम, तो एटॉमिक मास में कितना चेंज आता है? इसमें 4 चेंज आता है, और यही क्या होता है? ये मैक्सिमम चेंज है अल्फा के एमिशन से। 137, 16 ग्राम ऑफ रेडिएटिव सैंपल है, इज प्रेजेंट एट अ टाइम ऑफ दिस वन। इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, आप इसको ठीक करें प्लीज। आप 137 क्वेश्चन को ठीक करें प्लीज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लिटिल बिट छोटा सा ट्रिक था और बहुत ही बारीक पॉइंट है, और मैं अभी डिस्कस करूंगा, पहले आपसे पूछूंगा, मेरी बात का सबूत आपको मिल जाएगा आपके अपने रिस्पॉन्स से। आपका आंसर ही बता देगा कि इसमें पॉइंट क्या है, एंड आई विल वेट फॉर द आंसर। 137 प्लीज। कह रहा हूं कि 16 ग्राम का न्यूक्लियस थे, रेडियोएक्टिव सैंपल में 16 ग्राम के न्यूक्लियाई मौजूद थे। वक्त गुजरता गया और 6 आवर गुजर गए। गलती यह है कि क्वेश्चन बनाया गया था फॉर अनडिकेड और लिखा गया है डिकेड। लिखा क्या है? तो पहले तो आप इस स्टेटमेंट को अनडिकेड कर दें, शाबाश, इसको अनडिकेड कर दें। डिकेड के लिए ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। अगर ये डिकेड होगा तो फिर 3 आर आता है, लेकिन वो गलत है, ये क्वेश्चन डिकेड के लिए बना ही नहीं था। ऑप्शन बता रहे हैं कि इट इज फॉर अनडिकेड। पहले स्टेटमेंट को अनडिकेड कर दिया। अनडिकेड का मतलब ये है कि 16 ग्राम थे और अभी 12 ग्राम हैं। अभी 12 ग्राम, अगर आप अनडिके कहोगे तो 12 ग्राम हैं, और अगर आपने कहा डिकेड तो फिर 12 ग्राम चले गए, फिर कितने होंगे? फिर 4 होंगे।
16 से 12 का जाना तो 4 का रहना है, और 16 से 12 का ना जाना 4 का जाना है। 4 का यानी 12 नहीं गए और 4 चले गए। अच्छा आगे सुने प्लीज, कहा गया है कि इस एलिमेंट का हाफ लाइफ कितना होगा। अब मुझे आंसर चाहिए। अगर बताओ कितने ग्राम जाया हो गए। अगर 12 अनडिकेट, मैंने कहा ना इसके डिकेट के साथ इसको क्या कर दो, इसको अनडिकेट कर दो। अगर 16 ग्राम में 12 ग्राम अनडिकेट है तो 4 ग्राम जाया हो गए, और 4 ग्राम ने 6 आवर ले लिए, तो बताएं कि हाफ लाइफ इस एलिमेंट का कितना होगा। 12 आवर होगा या नहीं होगा। कितना आसान, आसान है ना। आप कहें सर सीधी सी बात है कि 16 से 4 जाया हो गए, हम 12 से मजीद 4 जाया कर देते हैं। अगर हम, आप सुन ले प्लीज, इसका दोबारा बताना मेरे बस की बात नहीं होगी। 16 से 4 एक बार जाया हो गए 6 घंटों में, 12 से 4 फिर जाया हो गए, तो कितने रह गए 8 ग्राम। 8 ग्राम और 16 ग्राम के लिए 8 ग्राम क्या है, तो ये जो टोटल टाइम होगा दैट विल बी हाफ लाइफ। 16 से 8 रह गए तो टोटल टाइम क्या होगा, हाफ लाइफ होगा ना। अगर ये हाफ लाइफ है तो इधर 4 ग्राम ने कितना टाइम लिया, तो इधर 4 ग्राम जाया होना कितना टाइम लेगा, ये भी 6 लेगा ना, और 6 आवर लेगा, तो हाफ लाइफ कितना बनेगा। और करेक्ट ऑप्शन क्या है, शाबाश, करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। सब एग्री है ना मेरे साथ, ऐसा कोई है जो मेरे साथ एग्री ना हो। आप एग्री हैं मेरे आंसर से, वेरी गुड। आप एग्री हैं, आप लोग एग्री हैं, शाबाश, वेरी गुड, बहुत जल्दी एग्री हो जाते हो। इसका हाफ लाइफ है, यही तो पॉइंट है जनाब, एग्री हुआ करें, आपको कड्डे में फेंक दूंगा। तो जनाब क्या है, इट द आंसर इज ग्रेटर देन 12 आवर। अब आगे सुन लीजिए प्लीज, इसी पॉइंट के लिए तो क्वेश्चन बनाया था। अफसोस की बात यह है कि अनडिकेट की जगह डिकेट टाइप हो गया, तो क्वेश्चन का मजा खत्म हो गया। अब 12 आवर से ज्यादा क्यों है, आपने डीके लॉ पढ़ा है, और डीके लॉ में आपने पढ़ा है कि जो रेट ऑफ डीके है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली है। अगर इनिशियल मिकदार कम हो गई है तो इमिशन स्लो हो जाएगा, इमिशन क्या हो जाएगा, और फिर उसी क्वांटिटी को जाया करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक रखा ना, डीके लॉ कहता है, मैं नहीं कहता, कि अगर इस हॉल में 2000 न्यूक्लियाई हो तो जल्दी जल्दी न्यूक्लियाई जाया होंगे, और अगर इस हॉल में थोड़े न्यूक्लियाई हो तो फिर स्लो स्लो जाया होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डीके लॉ, अगर पहले 4 ग्राम 4 ग्राम 6 आवर लेता है, लेकिन 16 ग्राम क्या थे, तो इमिशन फास्ट था। अब 12 ग्राम से 4 ग्राम जाया करने हैं, और 12 ग्राम क्या हो गए हैं, तो अब स्लोली जाया होंगे 4 ग्राम, और वही 4 ग्राम अब 6 घंटे नहीं लेंगे, अब वो 6 आवर प्लस लेंगे। क्या लेंगे, 6 आवर प्लस। 16 ज्यादा कंसंट्रेशन थी तो रेट ऑफ डीके फास्ट था, तो 4 ग्राम जाया होने में कम टाइम लगेगा, और अब इनिशियल तादाद कम हो गई है, और कम तादाद से रेट ऑफ डीके स्लो हो जाएगा, और अब वही 4 ग्राम ज्यादा टाइम लेगा। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है कि आप कहें कि सर 4 ग्राम 6 आवर और नेक्स्ट 4 ग्राम 6 आवर, तो टोटल हाफ लाइफ बन जाएगा 12 आवर। पहला वाला 6 आवर है, दूसरा 6 से ज्यादा होगा, तो हाफ लाइफ विल बी ग्रेटर देन 12 आवर। समझ आ गई है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ठीक है। 138 पे आते हैं। इफ द रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियम इज दिस वन, ठीक है, द हाफ लाइफ इज इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट, डीके कांस्टेंट आपको गिवन है 0.693 1.07 10 का पावर -4। इसको इस पे डिवाइड करें, अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगा 0.64, और ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा जनाब 6400 एयर, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन है जनाब ऑप्शन बी। ये कौन सा क्वेश्चन था, 139 को देखिए प्लीज।
The half-life of Pa218 is 3 minutes. What mass of 16 gram sample will be after 15 minutes? आपसे कहा गया है कि हाफ लाइफ 3 मिनट्स है, तो आप बताएं कि 15 मिनट्स में कितने हाफ लाइफ आते हैं? 5 हाफ लाइफ। कितने हाफ लाइफ? जब 3 मिनट का एक हाफ लाइफ है तो 15 मिनट में कितने हाफ लाइफ? अब ये कहते हैं कि 16 ग्राम से शुरू करें, तो 5 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा? तो 16 से 8, 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1 और 1 से 0 पॉइंट, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 140. The ratio of energy of first excited and second excited, यानी E2 और E3 का रेशियो बताएं. ये होता है माइनस ई नॉट बाय 4 और ये होता है माइनस ई नॉट बाय 9. माइनस माइनस और ई नॉट कैंसल, एंड इट इज इक्वल टू 9 बाय 4 और कोई ऑप्शन मौजूद? नन ऑफ दीज. 141. The difference in angular momentum is stated with this one. देखो कहा कि एंगुलर मोमेंटम 2 माइनस एंगुलर मोमेंटम 1 कितना होगा? डिफरेंस इन एडजस्टेंट एंगुलर मोमेंटम, तो आप कहें सर एंगुलर मोमेंटम 2 होता है 2h बाय 2 पाई और 1 होता है 1h बाय 2 पाई, तो 2h बाय 2 पाई से 1h बाय 2 पाई निकाल दे तो यू विल गेट h डिवाइड बाय, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. 142 को देखें. करेक्ट रिलेशन अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आप याद रखिए, सिंपल सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. अब ऑप्शन में वो ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा जिसमें इन दोनों का आंसर सेम हो या इन दोनों का सेम हो. तो पहले ऑप्शन गलत है क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एन के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है. दूसरा गलत है क्योंकि इंटेंसिटी और काइनेटिक का भी कोई रिलेशन. तीसरा गलत है क्योंकि फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक को इनवर्स कहा है, एक हाफ एक डबल, लेकिन वो तो डायरेक्ट है. द करेक्ट ऑप्शन, द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन डी है कि जब फ्रीक्वेंसी डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली डबल, अप्रोक्सीमेटली ये भी डबल हो जाएगी. एंड द करेक्ट आंसर 142 में करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ठीक है. 143 पे बात करते हैं. द स्पेक्ट्रल सीरीज लाइज इनविजिबल. बाल्मर मोहतरम विजिबल में रहता है. और 144 1 over r represents dash line of 1 over r represents the last line of Lyman या last wavelength of Lyman. अब इसका प्रूफ क्या है? तो 1 over lambda is equal to Rydberg constant 1 over p square minus 1 over n square. पहली बात कि मैं दावा कर रहा हूं कि ये कौन सा है, तो लाइमन के लिए मुझे इधर 1 पुट करना होगा 1 over 1 square, और फिर कह रहा हूं लास्ट मीन के n की जगह, तो ये 1 over infinity square, ये 0 हो जाएगा और ये 1 over lambda r by 1, यानी lambda is 1 over, इट मीन वाकई 1 over r लेमन का लास्ट फोटॉन है, लेमन का लास्ट फोटॉन है. नेक्स्ट है 145. 145 क्या है? ये है जनाब के which of the following is maximum wavelength of Lyman series. तो 1 over lambda Rydberg constant, Lyman mean 1 square. मैक्सिमम के लिए आपने पढ़ा होगा कि n is next to p, next to, तो अगर p 1 है तो n क्या होगा? 2 square. 1 over lambda r 1 over 1 minus 1 over 4, 1 over lambda r, ये 4 LCM, ये 4 minus 1, तो lambda is equal to 4 divided by 3r. क्या इसमें मौजूद है? तो करेक्ट आंसर है नन ऑफ दी. 146 प्लीज. द emission of alpha particle will cause 2 decrease in atomic number. Atomic number 2 decreased. 147. What will be the dimensions of lambda m e root? Lambda under root m or e, it is equal to angular momentum. ये angular momentum के बराबर कैसे है?
एक आपने सॉल्व किया होगा, मुश्किल होगा, एक आप जज करोगे। वेवलेंथ का फार्मूला है, कल परसों ही हमने पढ़ा था क्लास में। इसका एक फार्मूला है H डिवाइड बाय 2m और एनर्जी अंडर रूट। अगर आप इस डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड पे ले आए तो वेवलेंथ के साथ रूट में आ जाएगा 2m और e। अगर यूनिट की बात करो तो 2 ना भी लिखो तो कोई फर्क, 2 वैल्यू में तो यूज होता है लेकिन यूनिट में यूज, तो लैम्डा me अंडर रूट ये प्लांक कांस्टेंट के बराबर आता है। और प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम होता है। समझ आ गई है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एंगुलर मोमेंटम ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 148। द 147 होगा ना? अच्छा 148 को देखिएगा। इन द गिवन ग्राफ ये अननोन क्वांटिटी क्या हो सकती है? तो आप चेक करें, यहां है फ्रीक्वेंसी, यहां है क्वेश्चन मार्क या एक्स, और ग्राफ डिक्लाइंड है। डिक्लाइन का मतलब है कि जब एफ इंक्रीज हो रहा है तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाली क्वांटिटी है ये क्या हो रही है? डिक्रीज। अब एक एक ऑप्शन खुद मुलाहिजा करें, क्या प्लांक कांस्टेंट में कभी इंक्रीज डिक्रीज आ सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लांक कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट है, तो उसका अगर ये प्लांक कांस्टेंट होता तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता, तो ये तो गलत है, प्लांक कांस्टेंट में डिक्रीज नहीं आता। क्या स्पीड, ये स्पीड है या फ्रीक्वेंसी? स्पीड है, स्पीड है, स्पीड है। तो जनाब स्पीड इंक्रीज, क्या मोमेंटम स्पीड के साथ इनवर्स रिलेशन रखता है? डायरेक्ट है। स्पीड बढ़ता है तो मोमेंटम, और ये तो इनवर्स रिलेशन का ग्राफ है, इसका मतलब है कि इधर मोमेंटम भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड का इंक्रीज मोमेंटम को इंक्रीज करता है। मोमेंटम का दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसका मतलब है कि अगर स्पीड बढ़ता है तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पीड भी, तो वो भी डायरेक्ट है। अब ऑप्शन डी का रीजन आपको मालूम हो या ना हो, आप समझ गए कि ऑप्शन डी ही ठीक है, एंड दैट इज डी। क्या है? वेवलेंथ। डी क्या है? अब रीजन क्या है? द रीजन इज मूविंग पार्टिकल का वेवलेंथ होता है h डिवाइड बाय mv। ये दोनों क्या होते हैं? तो जितना स्पीड बढ़ता है उतना वेवलेंथ कम होता है। एंड 149, इसमें से कौन सा ग्राफ हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है? तो आप जानते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में आधा पल्स होगा, आधा नहीं होगा, फिर आधा होगा, फिर आधा नहीं होगा, फिर आधा होगा। इट मीन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी है। 150 प्लीज। योमेंट ऑप्शन ए, मैं एक एक बता रहा हूं। ऑप्शन ए क्यों गलत है? क्योंकि वो तो अल्टरनेटिंग है और किसी भी रेक्टिफायर का आउटपुट अल्टरनेटिंग, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अब ऑप्शन बी क्यों गलत है? जिस ग्राफ में डॉट्स हो, गौर करें प्लीज, जिस ग्राफ में डॉट्स हो तो डॉट्स ये बताते हैं कि यहां जो पल्स था वो ब्लॉक नहीं हुआ, वो कहीं और चला गया, खत्म नहीं, वो कहीं और पास कर दिया। और याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज कर्व या एंटी क्लॉकवाइज पल्स फुल रेक्टिफायर में कहीं और से पास हो जाता है, हाफ रेक्टिफायर इसको ब्लॉक करता है। देखो गोरे, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, हाफ रेक्टिफायर और फुल रेक्टिफायर इसे कहता है तुम चले जाओ। फिर एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो हाफ रेक्टिफायर और फुल रेक्टिफायर में फर्क है। हाफ रेक्टिफायर इसका रास्ता रोकेगा और जीरो रहेगा, इसको गुजरने ही नहीं देगा, तो जीरो रहेगा। फुल रेक्टिफायर इसे कहेगा तुम इधर से आ गए हो, तुम जीरो मत होना, लेकिन इसको पकड़कर दोबारा क्लॉक बनाता है। तो जो पास हो जाए किसी और तरीके से, उसके लिए डॉट्स मेंशन करते हैं। और हाफ रेक्टिफायर के ग्राफ में कभी डॉट्स, क्योंकि डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं कि यहां का पोर्शन जीरो नहीं हुआ, कहीं और से पास हो गया। समझ आ गई है? तो बी इसलिए गलत है क्योंकि उसमें डॉट्स हैं, और डॉट्स मीन के एंटी क्लॉकवाइज इज कन्वर्टेड टू क्लॉकवाइज, लेकिन हाफ रेक्टिफायर कन्वर्जन नहीं करता, वो क्लॉक को पास करता है, एंटी क्लॉक को ब्लॉक करता है।
फिर क्लॉक को पास करता है, फिर एंटी क्लॉक को ब्लॉक करता है। समझ आ गई है? सो दैट्स व्हाई बी में डॉट्स है तो गलत है। सिमिलरली ऑप्शन सी में भी डॉट्स हैं, और ऑप्शन सी तो ये सॉरी डी कह रहा है कि क्लॉकवाइज एक जगह पास है, एक जगह कन्वर्टेड है, तो ये हो ही नहीं सकता। अगर क्लॉकवाइज पास है तो हमेशा पास है, और अगर ब्लॉक है तो हमेशा ब्लॉक है, और अगर कन्वर्टेड है तो हमेशा कन्वर्टेड है। एक ही तरफ डॉट्स और सॉलिड लाइन हो ही नहीं सकता। डी वाले गलत थे। देखिए सॉलिड और डॉट एक साथ आए हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर ऊपर सॉलिड लाइन होगा तो नीचे डॉट हो सकते हैं, अगर ऊपर डॉट है तो नीचे सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन और डॉट एक तरफ हो ही नहीं सकते रेक्टिफायर में, तो डी तो इसलिए गलत है। बी इसलिए गलत है क्योंकि डॉट फुल वेव रेक्टिफायर में होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर में नहीं होते। ए तो अल्टरनेटिंग है, ये सिरे से आउटपुट है ही नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी ही है। फुल के लिए भी गलत है क्योंकि क्लॉक में डॉट भी है और क्लॉक में सॉलिड भी है, ये गलत है। 150 को देखे, न्यूक्लियस एक्स डीके इनटू पॉजिटिव बीटा, एटॉमिक नंबर क्या होगा? Z-1। पॉजिटिव बीटा एटॉमिक नंबर को एक कम करता है। 151 पे बात हो रही है। द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ दीज। मुझे सबूत चाहिए। आप कहें सर मास पे आयोनाइजेशन डिपेंड करता है, और स्पीड पे पेनिट्रेशन डिपेंड करता है, और चार्ज पे स्पार्क डिपेंड करता है। सो स्पार्क इज इंटरेक्शन, आयोनाइजेशन इज इंटरेक्शन, एंड पेनिट्रेशन इज इंटरेक्शन। और पेनिट्रेशन डिपेंड्स अपॉन स्पीड, आयोनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन मास, एंड स्पार्क डिपेंड्स अपॉन चार्ज। तो ऑल ऑफ दीज सब पे डिपेंड करता है। 152 द डीके कौन सी जी बोले? पहली बात तो यह है कि चार्ज पार्टिकल की एनर्जी का आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते। अगर आप में से कोई या कोई भी बुक या कोई भी एक्सपर्ट जो भी हो, वो ये दावा करता है कि अल्फा की एनर्जी ज्यादा है, तो पहले आके साबित करे कि दुनिया में जितने अल्फा है सबकी एनर्जी सेम है। अल्फा पार्टिकल एट रेस्ट भी हो सकता है, अल्फा पार्टिकल 20 वोल्ट से एक्सेलरेट भी हो सकता है, और 20,000 से भी एक्सेलरेट हो सकता है। तो अल्फा पार्टिकल इज अ चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल की एनर्जी उस पर अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करती है, और वो अप्लाइड वोल्टेज हजारों में भी हो सकता है, हंड्रेड में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। समझ आ रही है? इट मीन के अल्फा की एनर्जी फिक्स है ही नहीं। तो अल्फा जीरो एनर्जी का भी होता है, और अल्फा एक ह्यूज एनर्जी का भी होता है जो हमने हाईएस्ट पॉसिबल वोल्टेज से दिया हो। तो पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन का तुक ही नहीं बनता। अगर आप एनर्जी रिलेट करोगे देन यू हैव टू प्रोवाइड द सेम प्लेटफॉर्म। आप सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हो, प्लेटफॉर्म सेम हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और क्वेश्चन करो कि द एनर्जी ऑफ विच रेडिएशन विल बी ग्रेटर, गेमा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड। गेमा, प्लेटफॉर्म सेम हो गया, डिसीजन होता है, और ये हकीकत है और हर जगह है, कोई इंकार कर नहीं सकता। लेकिन आप एक तरफ गेमा ले रहे हो, एक तरफ अल्फा ले रहे हो, और अल्फा चार्ज पार्टिकल है जिसके पास अपनी एनर्जी होती ही नहीं, उसको एनर्जी वोल्टेज देता है, ऊपर से वोल्टेज भी नहीं दे रहे हो। तो 0 ले लूं, 200 ले लूं, 2000 ले लूं या 20,000 ले लूं? समझ आ गई है? और 2 लाख का वोल्टेज गेमा से उसको हाईएस्ट एनर्जी देगा, 200 का वोल्टेज गेमा के करीब लेके आ जाएगा, 100 का वोल्टेज उसे गेमा से कम रखेगा, और 0 वोल्टेज अल्फा की एनर्जी को 0 कर देगा। तो गेमा तो रहने दो, इंफ्रारेड से भी अल्फा की एनर्जी कम हो सकती है 0 वोल्टेज। समझ आ गई है? तो अगर आप क्वेश्चन करोगे एनर्जी का तो फिर ऐसा कहोगे, व्हेन अल्फा बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव, या अल्फा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल, द एनर्जी विल बी ग्रेटर इन, काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर इन, क्या होगा शाबाश? तो ईवी डिपेंड्स अपॉन ईवी, और ई का चार्ज, अल्फा का चार्ज ज्यादा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? वोल्टेज सेम है। समझ आ गई है? तो जो जैसा जहां भी क्वेश्चन है मतलब डेटा सही नहीं है, ठीक है। लेट मी प्रोसीड। 152 है द डीके कांस्टेंट ऑफ स्टेबल एलिमेंट। स्टेबल एलिमेंट का याद रखें, इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो इंफिनिटी होती है, और इसका डीके कांस्टेंट क्या होता है? 0 होता है। और 153 है, ऑप्शन बी सही है। 153 में देखें, द चार्ज रेशो ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा का चार्ज रेशो होता है 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। द आंसर इज, एंड द ऑप्शन इज सी।
154 पे बात कर रहे हैं। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डेल्टा एन बाय डेल्टा टी? तो डीके लॉ है कि डेल्टा एन बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एन नॉट लैम्डा। किसके बराबर है? एन नॉट लैम्डा। ये डीके लॉ का फर्स्ट मैथमेटिकल फॉर्म है। एंड माइनस लिख सकते हो ना, माइनस तो डिग्रीज को शो करता है। एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। 155 है half life of a sample is 2 hour. What % of it will decay after 6 hours? तो आप लिख सकते हो कि 6 hour is 2 plus 2 plus 2. It mean कितने हाफ लाइफ आ गए? तो अब 100% से स्टार्ट करें। 100 से 50, 50 से 25 और 25 से 12 पॉइंट, तो ये है जनाब 12.5%। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 156 क्वेश्चन ऑन डिस्कशन इज 156। When one electron converted into energy, the energy obtained will be 0.51। याद रखिए एक इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी बनती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना बेहतर है। सोल्यूशन ऐसा है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जानते हो ना? तो m की जगह 9.11 10⁻³ और 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, इससे आंसर जॉल में आएगा। फिर उसको 1.6 10⁻19 पे डिवाइड करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। फिर उसको 10⁶ पे डिवाइड करो तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। समझ आ गई है? और आपको लास्ट में मिलेगा 0.51। एनी हाउ डायरेक्ट याद रखिए। 157 है आइंस्टाइन के मुताबिक अगर आप लाइट का ब्राइटनेस ज्यादा करना चाहते हो तो किस चीज को ज्यादा करोगे? नंबर ऑफ फोटॉन। अच्छा मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, इसको आंसर करें। 157 में करेक्ट ऑप्शन ए है नंबर ऑफ फोटॉन। और इसका रीजन ये है कि ब्राइटनेस का मतलब है इंटेंसिटी, ब्राइटनेस का मतलब है, और इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन। इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन। क्वेश्चन सुने और आप मुझे आंसर दें प्लीज। मैं कह रहा हूं कि यहां पर दो रेज हैं, ये लाइट के दो रेज हैं, और मैं कह रहा हूं कि इनकी इंटेंसिटी सेम है लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। और अगली बार कह रहा हूं कि ये दो रेज हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और इनकी इंटेंसिटी डिफरेंट है। इनको कैलिब्रेट करो फोटॉन्स से। व्हाट विल बी द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू सिचुएशन? कैसे इन दो रेज को डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पहले दो में इंटेंसिटी सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, और अगले दो में फ्रीक्वेंसी सेम इंटेंसिटी डिफरेंट। व्हाट विल बी द डायग्रामेटिक डिफरेंस अमॉन्ग द टू? पोटेंशियल की बात ही नहीं कर रहा, यही रे है इनके रिप्रेजेंट। दैट्स द पॉइंट, सिंपल है। याद रखना फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है साइज ऑफ फोटॉन। एक फोटॉन का साइज क्या है? अगर दो रेस की फ्रीक्वेंसी चेंज है तो उसमें एक रे के अंदर फोटॉन बड़ा होगा, दूसरे में फोटॉन, बिकॉज फ्रीक्वेंसी और साइज ऑफ फोटॉन आर डायरेक्टली रिलेटेड। फ्रीक्वेंसी एंड साइज ऑफ फोटॉन आर डायरेक्टली रिलेटेड। और इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन। तो अगर आप कहो कि इंटेंसिटी सेम है तो याद रखना आप दोनों में सेम नंबर रख दो, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो साइज सेम नहीं रखोगे। अगर इसका फोटॉन बड़ा है, और देखो मैंने कितने फोटॉन बना लिए? 3। तो इंटेंसिटी सेम का मतलब है कि यहां भी फोटॉन कितने बनाऊंगा? 3 बनाऊंगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो साइज ऑफ फोटॉन विल बी चेंज। अगर ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये कम है, तो यहां फोटॉन छोटे छोटे बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? तो देखो दोनों रेज में नंबर ऑफ फोटॉन सेम है, दोनों का ब्राइटनेस या इंटेंसिटी सेम है, लेकिन एक का साइज ऑफ फोटॉन बड़ा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और इसका साइज ऑफ फोटॉन कम है तो फ्रीक्वेंसी। याद रखिए द साइज ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली टू वेवलेंथ, एंड इनवर्सली टू, एंड साइज ऑफ फोटॉन हैज नो रिलेशन विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर फोटॉन का साइज ज्यादा हो या कम हो, इंटेंसिटी इससे चेंज नहीं होती। और ये याद रखिए कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन। इसका साइज ऑफ फोटॉन से कोई लेना देना, यहां साइज चेंज है लेकिन फिर भी इंटेंसिटी सेम है। अब इसको तो ड्रा कर सकते हो ना, फ्रीक्वेंसी सेम है और इंटेंसिटी डिफरेंट। आप कहोगे सर साइज ऑफ फोटॉन सेम होगा, इट मीन कि जितने साइज के फोटॉन इधर ले रहे हो उतने ही साइज के फोटॉन यहां भी ले लो, लेकिन नंबर डिफरेंट ले रहे हो। तो यहां नंबर ज्यादा है, यहां नंबर कम है,
तो इधर इंटेंसिटी ज्यादा है और इधर इंटेंसिटी कम है, लेकिन साइज ऑफ फोटॉन सेम है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होंगे, सेम होंगे। समझ आ गई है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन, क्योंकि इन्होंने ब्राइटनेस की बात की है और ब्राइटनेस इंटेंसिटी को बोलते हैं और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन, एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 158 पे बात करने वाला हूं। 158 क्या है, सोर्स ऑफ रेड, ब्लू एंड येलो लाइट ईच emit light with a power of 50 milliwatt. The source which emits more photons. अच्छा मुझे आंसर दें, मैं आपको इस तरह समझाता हूं। 10 गुरी आसान बांधे को शिखा, याद रखे पावर सेम का मतलब है, जब इन्होंने कहा पावर सेम तो रेडिएशन की फुल एनर्जी सेम है। रेडिएशन की फुल एनर्जी यानी द एनर्जी इन रेड रे इज इक्वल टू द एनर्जी इन ब्लू रे इज इक्वल टू द एनर्जी इन येलो रे। अब आगे आते हैं, ये पूरा हॉल जो है इसको हमने पानी से भरना है, सूखे पूरे छत पूरे, ठीक है, इसको छत तक हमने पानी से भरना है और हमारे पास 3 बाल्टियां हैं। एक बाल्टी का कलर रेड है, एक का ब्लू है और एक का येलो है, लेकिन इस तरह है कि ब्लू बाल्टी छोटी है, सॉरी रेड बाल्टी सबसे छोटी है, रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसका फोटॉन का साइज छोटा होता है, फोटॉन का साइज छोटा, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम तो साइज ऑफ फोटॉन सबसे छोटा, और बाकी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो साइज ऑफ फोटॉन बड़ा। अब रेड बाल्टी छोटी है, ब्लू बाल्टी उससे बड़ी है, येलो बाल्टी उससे भी बड़ी है। अगर आप पहले इसको टॉप तक भर दो रेड बाल्टी से, फिर खाली कर दो, फिर इसको टॉप तक भर दो ब्लू बाल्टी से, फिर इसको खाली करो, फिर इसको टॉप तक भर दो येलो बाल्टी से, तो बताओ कि कौन सी बाल्टी ज्यादा बार इस्तेमाल हुई, क्योंकि उस रेड बाल्टी में एक कंस्टिट्यूएंट में एनर्जी या पानी कम है। यही बात एनर्जी की भी है। जब आप कह रहे हो कि एक रेड रे है और एक ब्लू रे है और एक येलो रे है और ये कह रहे हो कि तीनों शुआओं में एनर्जी या पावर क्या है, इसमें एनर्जी सेम है, तो किस में फोटॉन ज्यादा होंगे, जिसका फोटॉन छोटा होगा उसमें ज्यादा होंगे और जिसके फोटॉन बड़े होंगे उसमें, तो इट मीन के रेड का फोटॉन सबसे छोटा है, तो इसमें नंबर ऑफ फोटॉन सबसे, तो बताएं शाबाश। इफ रेड, ब्लू एंड येलो सोर्सेज ऑफ लाइट eject light with same power, same energy, then which source will emit greater number of photon, red, and which one will emit low number, minimum, yellow. Yellow की फ्रीक्वेंसी सबसे, तो येलो का एक फोटॉन सबसे बड़ा है और ब्लू का दूसरे नंबर पे है। समझ आ गई है? ओके, आप समझ गए, दैट्स गुड। लेट मी प्रोसीड। इसमें आंसर है रेड, ऑप्शन ए। 158, 159 जी, नहीं समझा हूं, कहां कहां सेम होना जरूरी है, ये तो आप पे डिपेंड करता है। डिफरेंट रेज होते हैं, बाद में एनर्जी कम, बाद में ज्यादा। आप ऐसा क्वेश्चन कर रही हैं कि सर अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं दैट अल्फा एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल, और आप आगे कहो कि क्या सर इनको सेम पोटेंशियल देना जरूरी है, तो क्वेश्चन में मैंने सेम रखा, लेकिन कहीं पर हम सेम रखेंगे, कहीं पर डिफरेंट। रेड रे में एनर्जी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अगर आप चाहो तो रेड के 100 फोटॉन मिला दो और ब्लू के सिर्फ 10-12 फोटॉन मिला दो, तो दोनों की नेट एनर्जी सेम हो जाएगी, एक में फोटॉन ज्यादा होंगे, एक में कम होंगे। समझ गए? इट इज ऑप्शनल। क्वेश्चन में तो यही है लेकिन कंपलसरी नहीं है। 159 क्या है? ऑफ द फॉलोइंग एनर्जीज फोटॉन, कौन से फोटॉन की कम से कम एनर्जी है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगा, लेकिन वर्क फंक्शन क्या है? इमेजिन करें, वर्क फंक्शन हमें मिला है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना तो आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए फोटॉन की एनर्जी से क्या होने चाहिए, द एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा। अब ऑप्शन ए तो गलत है, वो तो वर्क फंक्शन से कम है। ऑप्शन बी भी गलत है, वो भी वर्क फंक्शन से कम है। अब सी और डी में दोनों ठीक हैं, दोनों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा है जो लीस्ट है, लीस्ट, तो दोनों में फिर लीस्ट कौन सा है? सी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 160। और 160 क्या है? एटॉमिक मास यूनिट एनर्जी में किसके बराबर है?
1 AMU is equal to 931 mega electron volt. 161. When beta particle is emitted from lead, the mass number and charge number of bismuth formed is, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? इसमें नॉन होता है। आंसर क्या है? नॉन। अब रीजन क्या है? आप सिर्फ, शाबाश, नहीं ठीक कह रहे हो, लेकिन आप सिर्फ इसको देख रहे हो कि सर बीटा पार्टिकल जो है वो एटॉमिक नंबर को 1 डिक्रीज कर देगा, और अगर नेगेटिव है, इसने नेगेटिव कहा या पॉजिटिव कहा? ना, अगर कुछ भी ना कहा हो देन यू हैव टू कंसीडर नेगेटिव, यू हैव टू कंसीडर। तो ये नेगेटिव है, इट मीन कि 1 इंक्रीज होगा, लेकिन क्वेश्चन इस पे नहीं बना। क्वेश्चन इस पे बना है कि अल्फा बीटा इमिट होता है तो न्यूक्लियस चेंज हो जाता है। तो बीटा इमिशन से पहले अगर लेड था तो बीटा इमिशन के बाद लेड नहीं होगा। समझ आ गई है? सिर्फ गेमा वो रेडिएशन है जो इमिट हो जाए तो इससे न्यूक्लियस में चेंजेस, अगर लेड इमिट करेगा तो लेड ही रहेगा, अगर थोरियम इमिट करेगा थोरियम ही रहेगा। लेकिन बीटा अल्फा, चाहे बीटा नेगेटिव हो, बीटा पॉजिटिव हो और अल्फा, ये 3 पार्टिकल में जो भी पार्टिकल इमिट होगा तो न्यूक्लियस को बदलना जरूरी है, न्यूक्लियस का बदलना। और यहाँ बीटा से पहले भी लेड है और बीटा के बाद भी। तो द करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो आप कहें सर नेचर चेंज इज कंपल्सरी। द असल आंसर क्या है जनाब? नेचर चेंज इज कंपल्सरी। एंड 162 क्या है वो मुलाहिजा करें। इसमें से कौन सा करंट पास नहीं होगा? अच्छा सुने, 2 डायोड्स, डू यू नो हाउ मेनी सिचुएशंस आर पॉसिबल? हाउ मेनी सिचुएशन आर पॉसिबल? 2 डायोड्स में 4 सिचुएशंस पॉसिबल है। आप सुने प्लीज, जब 2 डायोड आप कनेक्ट करोगे सेम डायरेक्शन, 2 डायोड सेम डायरेक्शन और सीरीज, फिर 2 डायोड सेम डायरेक्शन और पैरेलल, फिर 2 डायोड अपोजिट डायरेक्शन, सीरीज और 2 डायोड अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल। अब रिजल्ट देखें, अगर सर्किट में 2 डायोड्स हो, सेम डायरेक्शन में कनेक्ट हो और सीरीज में हो, तो याद रखना कि क्लॉकवाइज अगर पास होगा तो एंटी क्लॉकवाइज ब्लॉक होगा। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? ब्लॉक। अगर 2 डायोड सेम डायरेक्शन में कनेक्ट हैं सीरीज में, तो क्लॉकवाइज पास, एंटी क्लॉकवाइज ब्लॉक, और अगर एंटी क्लॉकवाइज पास तो क्लॉकवाइज ब्लॉक, यानी 2 में एक अलाउ होगा, एक ब्लॉक होगा, बस यही कहना है। अगर सेम डायरेक्शन में डायोड कनेक्ट हैं और पैरेलल में हैं तो सेम रिजल्ट, क्लॉकवाइज अगर अलाउ होगा तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज ब्लॉक होगा। अगर 2 डायोड अपोजिट कनेक्ट है और पैरेलल में है तो दोनों अलाउड होंगे, दोनों बोथ अलाउड, ना क्लॉकवाइज ब्लॉक होगा ना एंटी क्लॉकवाइज। तो डायोड यो बोलता अपोजिट कनेक्टी और पैरेलल के कनेक्टी, तो क्लॉकवाइज भी अलाउ होगा, एंटी कोई ब्लॉक नहीं होगा। और अगर 2 डायोड अपोजिट और सीरीज में कनेक्ट हो तो दोनों ब्लॉक होंगे। दोनों क्या होंगे? दोनों ब्लॉक होंगे। 2 डायोड्स सेम डायरेक्शन, सीरीज हो या पैरेलल हो, 1 अलाउड 1 ब्लॉक। लेकिन 2 डायोड अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल तो दोनों अलाउड और सीरीज तो दोनों ब्लॉक। अब बताओ, सामने सर्किट है, 2 डायोड सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट में है? सफा पता लगी अपोजिट, और सीरीज में है या पैरेलल में है? सीरीज में है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों सीरीज में है तो दोनों क्या होंगे? तो बताओ कि इस सर्किट में कौन सा करंट पास नहीं होगा? बोथ क्लॉकवाइज एंड बोथ एंटी क्लॉकवाइज। तो 162 में कौन सा ऑप्शन ठीक है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 163। 163 है जनाब। 163 को देखें, इफ वी एड एन एटम हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है? पेंटावेलेंट, और पेंटावेलेंट सेमीकंडक्टर को एन टाइप बनाता है और ट्राइवेलेंट क्या बनाता है? पी टाइप। तो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन मीन इट इज पेंटावेलेंट, और पेंटावेलेंट मीन के सेमीकंडक्टर से क्या बन जाएगा? इट विल बिकम एन टाइप। 164 में क्या है?
How many diodes are used in half wave rectifier? Only one. 165. अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है, आपने उसको 10 हर्ट्ज का सिग्नल दे दिया, तो आउटपुट में आपको कितना, याद रखें हाफ वेव रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी में चेंज, इट मीन कि अगर इनपुट जो है वो 10 हर्ट्ज है तो आउटपुट भी 10 हर्ट्ज होगा। लेकिन ये कौन से रेक्टिफायर में? सिंगल डायोड या हाफ वेव रेक्टिफायर में। 166. The shape of graph possible is, ये फ्रीक्वेंसी है और ये काइनेटिक एनर्जी है, और आप जानते हैं डायरेक्टली है तो द ग्राफ मस्ट बी, इट विल बी इंक्लाइंड। ऑप्शन 166 में है सी। 167, दो बीम्स हैं और दो बीम्स में फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन इंटेंसिटी में फर्क है, तो आप समझ गए हैं कि फ्रीक्वेंसी सेम तो काइनेटिक सेम, लिहाजा कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए ऑप्शन ठीक है कि काइनेटिक 1 इज इक्वल टू काइनेटिक 2। हमारे पास क्वेश्चन है 168 और 168 पे बात कर रहा हूं। वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लाइट, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल। 169, लाइट का वर्क फंक्शन से क्या ताल्लुक? इट डिपेंड्स अपॉन, अगर याद नहीं आता तो ऐसा कहें कि वर्क फंक्शन फॉर डिफरेंट मेटल इज डिफरेंट। लाइट सेम रखो लेकिन मेटल बदल दो तो वर्क फंक्शन बदल जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल। 169, ये सर्किट में कितने डायोड्स हैं? और 2 डायोड्स मीन के इट इज फुल वेव रेक्टिफायर। अगर ये 4 डायोड्स होते तो फिर ये क्या होता? फिर ये ब्रिज रेक्टिफायर, और 1 डायोड होता तो हाफ रेक्टिफायर। अभी फिलहाल ये कौन सा रेक्टिफायर है? सेंटर टेप रेक्टिफायर या फुल रेक्टिफायर, दोनों एक ही है। जी जी बोलिए। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 लोग हैं। फुल वेव रेक्टिफायर को फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर को फुल रेक्टिफायर नहीं बोलते, उसको ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। समझ गए हो? अगर स्टेटमेंट में हो दैट इन फुल वेव रेक्टिफायर हाउ मेनी डायोड्स आर यूज्ड, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी नहीं लोगे बिकॉज ब्रिज रेक्टिफायर को फुल वेव रेक्टिफायर नहीं कहते। ये फुल वेव रेक्टिफायर नाम है और नाम सिर्फ 2 डायोड वाले सर्किट का है। 4 डायोड वाले सर्किट का नाम क्या है? ब्रिज रेक्टिफायर। तो बेशक उसका सिग्नल फुल वेव होता है लेकिन उसका नाम फुल वेव नहीं रखा, उसका नाम क्या रखा है? ब्रिज। समझ आ गई है? ओके। 170 प्लीज। डायोड वर्क्स ऑन डिस्चार्ज इन रिवर्स बायस। माइनॉरिटी पे काम करता है रिवर्स में और मेजॉरिटी पे काम करता है फॉरवर्ड में। 172 प्लीज। 171 है कहीं। द स्पेक्ट्रल सीरीज लाइज इन अल्ट्रावायलेट। लाइमन अल्ट्रावायलेट में लाई करता है। 172, इसका यूनिट किससे मिलता है? लेंथ से। कैसे? आप कहें सर कॉम्पटन इफेक्ट जानते हैं, डेल्टा लेमडा इज h बाय m नॉट c और 1 माइनस cos ऑफ थीटा। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता और इसका यूनिट किससे मिलता है? इट मीन के राइट साइड पे h बाय m नॉट c है और इसका यूनिट किससे मिलेगा? लेंथ से मिलेगा। इट मीन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 173, आपसे कहा जा रहा है इस सर्किट में कौन सा करंट 0 रहेगा? कम यो करंट में 0 भी। मुझे सिर्फ ये बताएं कि डायोड्स पैरेलल में है या सीरीज में है और अपोजिट डायरेक्शन में है? बिल्कुल है। दो सेम डायरेक्शन की देखो यो वर्सरा, और जब डायोड्स में अपोजिट डायरेक्शन मौजूद हो और पैरेलल हो तो दोनों अलाउड है। तो ना क्लॉकवाइज 0 होगा और ना, इट मीन नाइदर क्लॉकवाइज नॉर एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ गई है? करेक्ट ऑप्शन होगा नाइदर क्लॉकवाइज नॉर। इन्होंने पूछा है कि कौन सा, अगर गौर करें प्लीज, अगर इन्होंने पूछा होता कौन सा करंट पास होगा तो बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इन्होंने पूछने में भी धोखा किया है। कौन सा करंट 0 होगा? तो कोई भी 0 नहीं होगा, दोनों अलाउड है। लिहाजा नाइदर क्लॉकवाइज इज 0 नॉर। कुछ समझ आ गई है? क्यों? वजह क्या है? क्योंकि डायोड्स अपोजिट भी मौजूद है और पैरेलल में भी है, और जब तक डायोड्स अपोजिट और पैरेलल हो तब तक किसी डायरेक्शन का करंट भी 0 नहीं होगा, अलाउड होगा। एंड नेक्स्ट है हमारे स्टूडेंट, इफ एन एटम एग्जिस्ट इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ 5, कितने लाइंस इमिट कर सकता है? 174। इसमें 10 आता है। सिंपल सी बात है, फार्मूला आपको याद होगा, मुझसे गलत हो जाता है।
10 देखो 5 से पहले 5 से शुरू करें 5 से 4 5 से 4 5 से 4 5 से 3 5 से 2 5 से 1 4 हो गए फिर 4 से 3 4 से 2 4 से 1 फिर 3 से 2 3 से 1 और फिर 2 से 1 समझ आ गई है एंड द टोटल विल बी 10 फार्मूले था उसका याद है ना माना गलती की 175 इस क्वेश्चन को देखें 175 कहा गया है कि ये एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 100 है और इसका एटॉमिक मास है 200। इस मोहतरम न्यूक्लियस ने 3 अल्फा पार्टिकल इमिट किए और 2 बीटा इमिट किए। बीटा के साथ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, सो यू हैव टू कंसिडर दैट इट इज नेगेटिव। कहा गया कि अब हमें रेशो बता दो, इस एमिशन के बाद जो न्यूक्लियस बचेगा उसके एटॉमिक मास का उसके एटॉमिक नंबर के साथ हमें रेशो बता दो। तो आप कहेंगे सर एक अल्फा एटॉमिक मास में 4 का चेंज लाता है, तो 3 अल्फा कितना चेंज लाएगा 12 और बीटा एटॉमिक मास में चेंज, लिहाजा टोटल चेंज 12 आएगा। 12 का मतलब है कि 200 के बजाय अब ये कितना रह जाएगा 188। अब आगे देखें 3 अल्फा जो है वो एटॉमिक नंबर में 6 का कमी लाएगा, एक अल्फा 2 की कमी करेगा। एक अल्फा से ये 98 हो जाएगा, दूसरे अल्फा से 96 हो जाएगा, तीसरे अल्फा से 94 हो जाएगा, लेकिन एक बीटा इसको 95 कर देगा, नेगेटिव इंक्रीज करता है, और दूसरा बीटा इसको 96 कर देगा। सो इट मीन आफ्टर इमिटिंग दीज टू द रेशियो विल बी 188/96 और आप इसको सिंप्लीफाई करें इट इज 47/24 एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ठीक है 176। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ थर्ड बोर्ड ऑर्बिट जो है वो फर्स्ट से कितना ज्यादा है, तो R3 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ R0 जानते हो ना, बट R0 इज इक्वल टू R1, तो R3 इज 9 टाइम्स ग्रेटर देन R1 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज C। थैंक यू वेरी मच। आप भी आराम से जाएं और मैंने